हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट का ये पार्ट सेकंड है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने वहां पर रोक दिया था, यानी कि हम लोगों को क्लासिफिकेशन स्टडी करना था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है, तो वही हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी classified on the basis of nature of intermolecular forces operating in them। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है? बेसिस सिर्फ एक ही है, क्या उनके बीच में किस टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है उन पार्टिकल्स के बीच में, यानी जिस भी पार्टिकल से मिलके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार हुआ है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस किस तरीके से हैं, उसी फोर्सेस के बेसिस पे मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जिसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है मॉलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है, नाम से क्लियर है, मॉलिकुलर सॉलिड्स का मतलब क्या? जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि जो क्रिस्टल होगा या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेड अप ऑफ किससे बना होगा? वो मॉलिक्यूल से बना होगा। ठीक है, अब क्योंकि मॉलिक्यूल से बना होगा तो मॉलिक्यूल्स आप ये समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कोवलेंट बॉन्ड से भी जुड़ते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, पोलर भी होते हैं। तो इसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर के अंदर सब कैटेगरी भी है। ठीक है, तो मॉलिकुलर सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट आएगा नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक है, इनको जनरली ज्यादा समझा नहीं जा सकता, मतलब ये तो एक डेफिनेशन टाइप में है, इनको आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ये मान लो एक बेस है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं काफी हद तक इसको क्लियर करने की, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मॉलिकुलर सॉलिड जो होंगे वो कंप्राइज होंगे, किस तरीके से बने हुए होते हैं? मॉलिकुलर सॉलिड्स कंप्राइजेस ऑफ, या तो एटम से मिलकर बनेगा या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। और जो जुड़े किससे होंगे? जो कि जुड़े होंगे फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर के बीच में ही लगता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि क्या क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं? H2, Cl2, I2। तो क्योंकि ये एक तरीके का एटम है, इनके बीच में लगने वाले जो भी बॉन्ड्स है वो नॉन पोलर है। ठीक है, यानी कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं ये वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब इनके बीच में किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। इन दीज सॉलिड्स एटम्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, डिस्पर्सन फोर्सेस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस। ये आपका जो फोर्सेस वाला टॉपिक है, ये आपने क्लास 11 में चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टडी किया होगा। नहीं किया होगा तो बस ज्यादा यूज नहीं है इसका, बस इतना समझ लेना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड से बन रहा है, तो क्योंकि उनके बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो वीक होंगे। ऐसा कर लो, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि उनके बीच में लगने वाले जो फोर्सेस वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। तो इसलिए ये सॉलिड जो होते हैं कैसे होते हैं? सॉलिड जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा बोल सकते हैं इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, अब क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है तो ये जो भी इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, ये यूजुअली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, यूजुअली एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था नॉन पोलर सॉलिड्स का। सबसे पहले क्या चीज देखनी? नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं, तो ये बने होंगे किससे? या तो एटम से बने होंगे या मॉलिक्यूल से बने होंगे। जो भी होंगे वो नॉन पोलर होंगे। अब क्योंकि नॉन पोलर है तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। नॉन पोलर के बीच में लगने वाले फोर्सेस वीक होते हैं। ठीक है, डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्सेस कहलाते हैं। तो इन्हीं कुछ रीजन की वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट फोर्सेस इनका कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। ज्यादातर ये पाए जाते हैं किसमें? लिक्विड्स और गैसेस में। कब? रूम टेम्परेचर और प्रेशर की हम लोग बात करें। ठीक है, ये हमने अभी स्टडी की थी नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। दूसरा इसी में देख लेते हैं सब कैटेगरी क्या है।
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं HCl है, SO2 है। ये जो भी मॉलिक्यूल तैयार हुए होंगे, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है कोवलेंट बॉन्ड होगा। कैसा कोवलेंट बॉन्ड? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो बनेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, लेकिन वो पोलर टर्म वहां पर इंड्यूस है। पोलर का मतलब है जो भी दो स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है वो पोलर है, यानी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चार्जेस हैं, ठीक है। और इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस कौन से होते हैं? आर हेल्ड बाई डायपोल डायपोल फोर्सेस बोले जाते हैं, ठीक है। डायपोल 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 कैसे? क्योंकि दोनों जो भी स्पीसीज है वो चार्ज स्पीसीज आप मान सकते हो, H+ एंड Cl नेगेटिव, दिस बोथ आर पोलर स्पीसीज, ठीक है। चार्ज स्पीसीज बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस लगेंगे इनके बीच में, ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होते हैं प्रीवियस पढ़ाए गए लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्सेस से कैसे होते हैं? थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स में सेम होंगे। ये भी क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं ये, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन प्रीवियस वन। प्रीवियस वन का मतलब जो अभी हमने ऊपर पढ़ाया उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लगने वाले फोर्सेस लंडन वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो है वो डिस्पर्सन फोर्सेस से कैसे होते? थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। हालांकि लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं होते कि मॉलिक्यूल जो है वो आपका एग्जिस्ट करे, इतने स्ट्रांग नहीं होते जो कि आपका मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर पाए सॉलिड स्टेट में। तो यहां पर भी ये लिखा जाएगा यूजुअली एग्जिस्ट इन सॉलिड्स एंड गैसेस, ठीक है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं या एक्सेप्शन कह लो। एक्सेप्शन क्या है? सॉलिड SO2 and solid NH3 are some exceptions of such solid, ठीक है। ये सॉलिड SO2 और सॉलिड NH3 जो है कुछ एक्सेप्शन यानी सॉलिड स्टेट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा केस हमने स्टडी कर लिया मॉलिक्यूलर केस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। तीसरा स्टडी क्या है? तीसरी स्टडी है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? जिसमें क्या होगी? कोवलेंट बॉन्ड होगी। कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में? कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड वन ऑफ FON एटम। याद रखने का तरीका है, अगर आपके पास एक हाइड्रोजन है और जो भी हाइड्रोजन ये किसी से अटैच होने जा रहा है, उसके पास अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, उनसे अगर बॉन्डिंग किसी भी हाइड्रोजन की हो रही है तो उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग है वो बोली जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोली जाती है, यानी कि जो बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे कि H2O। H2O एक एग्जाम्पल है, ठीक। समझ में आया? यहाँ पर H2O का मतलब है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी बॉन्ड्स बन रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वोलेटाइल। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो भी सॉलिड्स होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो भी स्टडी कर रहे हैं हम लोग कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, ये जो होते हैं वोलेटाइल होते हैं। क्या मतलब है वोलेटाइल का? वोलेटाइल का मतलब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ही इनकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो है इनकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या करें, वेपर में कन्वर्ट हो जाए बिना टेम्परेचर दिए, बिना ज्यादा हीट किए इनको, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि रूम टेम्परेचर पर ही इनकी टेंडेंसी होती है कि ये जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? वोलेटाइल भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं किस केस में? अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। ये आपका हमने पहला पॉइंट यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर 3 टाइप के बताया अभी, नॉन पोलर, कोवलेंट, नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से, ठीक है। सेकंड जो आपका आता है, सेकंड होता है जो सेकंड टाइप के सॉलिड्स होते हैं वो बोलेंगे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स क्या होता है? आयनिक सॉलिड में क्या होता है? जो मिलकर बने होते हैं आयंस होते हैं।
ions are constituent particles formed by 3D arrangement of ions। ठीक है, आयंस जो होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड का, जो कि बनते हैं 3D अरेंजमेंट, यानी आयंस आगे पीछे हैं, थ्री डायमेंशनल में ये आयंस होती है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो कि बने होते हैं फॉर्म्ड बाई, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ आयंस होता है। किस तरीके से होता है ये अरेंजमेंट, तो आपका आयंस का हो गया, ठीक है। और ये जो भी आयंस होते हैं ये हेल्ड बाई होते हैं, हेल्ड यानी कि लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, होल्ड बाई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस के द्वारा ये होते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है, या जो भी आयंस की बात हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों आयंस, दोनों नहीं, मैं ये कहूँगा काफी सारे जितने भी आयंस के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, उन आयंस के बीच में लगने वाला जो भी फोर्सेस है वो अट्रैक्शन फोर्स कहलाएगा। या अट्रैक्शन फोर्स ना बोल के आप इसको कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स लगते हैं। और ये जो फोर्सेस होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि चार्ज स्पीसीज, चार्ज के बीच में लगने वाले जो फोर्स, ठीक है, इतना यहाँ से समझ में आ गया। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल, हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी के सभी ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो है इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब है अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपका सॉलिड, अगर कोई भी आयनिक सॉलिड आपका मतलब सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये कंडक्टर भी होते हैं, ये बिहेव करते हैं कंडक्टर इफ डिजोल्व इन वाटर। अगर हम इसको क्या करें, वाटर में डिजोल्व कर दें, या तो वाटर में डिजोल्व कर दें, और इन मोल्टन स्टेट, यानी कि अगर ये मोल्टन स्टेट में थोड़ी बहुत अगर उनमें नमी भी है तब भी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ऐसा क्या रीजन होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का? मोल्टन सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो भी आयंस होते हैं वो आयंस ब्रेक नहीं होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा ही नहीं सकते, ठीक है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगे हुए होते हैं। जैसे ही आप इसको डिजोल्व करते हो वाटर में या मोल्टन स्टेट में स्टडी करते हैं तो उसमें होता क्या, आयंस जो है थोड़ा सा ब्रेक, यानी उनकी बॉन्ड्स जो है वो डिजोल्व होने पर थोड़े से ब्रेक हो गए होते हैं, यानी कि कुछ आयंस फ्री हो जाते हैं। और जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो ये आयंस क्या करते हैं, फर्दर मूव करने लगते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ये था आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आप लिख सकते हो NaCl वगैरह, तो इस टाइप के सॉलिड यहाँ से NaCl है, काफी सारे एग्जाम्पल है तो वो इस समय एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, तीसरे टाइप की जो कैटेगरी है, तीसरे टाइप की कैटेगरी आपको पढ़नी है, वो होती है मेटालिक सॉलिड्स। क्या होते हैं मेटालिक सॉलिड्स? मेटालिक सॉलिड क्या होता है, ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस का कलेक्शन होता है जो कि ऑर्डरली होता है, सराउंडेड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, सराउंडेड होता है। ठीक है, सराउंडेड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल के चारों तरफ अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इवनली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ऑर्डर कलेक्शन होता है पॉजिटिव आयंस का, यानी इसमें पॉजिटिव आयंस पाए जाएंगे। और हर पॉजिटिव आयंस के चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इवनली, सबके पास बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, फिर इसमें और भी पॉइंट्स हैं। ईच मेटल आयन एंड वाइब्रेट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी। जो भी मेटल आयन जो है उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, और यही इलेक्ट्रॉन होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर आप मेटल को किसी एक वन एंड पे अगर आप क्या करो, हीट करो, तो दूसरे एंड पर भी हीटिंग हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। जैसे ही आप हीट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट को भी कंडक्ट करते हैं। यानी अगर आप हीट करोगे किसी एक मेटल के वन एंड को तो दूसरा एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक हीट नहीं होता, वो कंडक्शन, हीटिंग का कंडक्शन होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड।
किसके द्वारा होता है? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात यहाँ से समझ में आ गई। अच्छा, थर्मल एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट, ये पूरे पूरे क्या होता है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होते हैं। मेटल जो होता है, मेटल की प्रॉपर्टी आप लोग पहले भी पढ़ी होगी। मेटल क्या होता है? लस्टर होता है। ठीक है, हाईली मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जो कि यहाँ पर स्टडी की। बाकी आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, मैंने एक ओवरव्यू तैयार कर दी, ज्यादा डिटेल की आपको एनसीईआरटी बताई गई है, तो एनसीईआरटी आपको स्टडी करना है। ठीक है, फोर्थ और लास्ट टॉपिक जो है वो आपका होता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड हम लोग क्या स्टडी करते हैं। ठीक, ज्यादातर वैरायटी में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो नॉन मेटल के हैं। अब नॉन मेटल के ज्यादातर जो बनेंगे वो किससे बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, ज्यादातर यानी कि मोस्टली जो वैरायटी है सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, मोस्टली वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ, वो जो वैरायटी वो किसकी? नॉन मेटल्स की है। ठीक है, नॉन मेटल्स की है, जो कि बनती किससे? रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम्स, यानी जो भी एटम्स हैं उसमें। ठीक है, तो उन एटम्स के बीच में लगने वाला जो भी बॉन्ड्स है वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्योंकि ये इस तरीके काफी सारा बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है, इसलिए इनको जायंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। बड़े बड़े, काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जायंट मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को। ठीक, और जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पर लगने वाले जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि नेटवर्क के रूप में लग रहे हैं इसलिए कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं एंड आर डायरेक्शनल। और स्ट्रांग बॉन्ड क्या होते हैं? डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या है? जो भी कोवलेंट बॉन्ड जिन भी एटम्स के बीच में लग रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है जिन भी एटम्स के बीच में, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हर जगह से कोवलेंट शेयरिंग नहीं हो सकती, यानी कि दो या दो से ज्यादा जितने भी एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग बन रही है तो उनमें जो भी उनका ओरिएंटेशन है स्पेस में, ठीक है, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर डायरेक्शनल है, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन की डिमांड होती है यहाँ पर। और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं क्योंकि एक नेटवर्क टाइप का बन रहा है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल आप 3D में एज्यूम करें तो ये मॉलिक्यूल 3D में इसमें नहीं बन पाएगा, वैसे हम 2D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से इससे कोवलेंट बॉन्डेड है, यही मॉलिक्यूल इससे पीछे से, ये मॉलिक्यूल इसके पीछे, तो ये एक नेटवर्क तैयार होता है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स का। इसलिए यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड्स है स्ट्रांग है। ठीक है, ये वाले जो भी सॉलिड्स होते हैं, ये भी सॉलिड्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक, इतना यहाँ पर समझ में। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट नेटवर्क होने की वजह से एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक, ये क्या होते हैं? ये भी इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर ज्यादातर है सिर्फ आयंस को छोड़ के, आयंस कंडक्ट करते हैं, वो भी मोल्टन या फिर डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। और ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज भी कर सकते हैं। में इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, यानी कि ऐसा हो सकता है कि पिघलने से पहले अगर आप इनको टेम्परेचर सप्लाई करें तो मेल्ट होने से पहले वो क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए, वो टूट जाए। हो सकता है उनके बॉन्ड्स में इतना ताकत ना हो कि वो मेल्ट, वो इस हीटिंग को झेल पाए या ओवरकम कर पाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? बिना मेल्ट हुए उनकी जो फॉर्मेशन होगी स्ट्रक्चर की वो क्या होगी? टूट जाएगी। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्या होगा? कोवलेंट नेटवर्क का एग्जाम्पल हो जाएगा डायमंड। ये काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, यहाँ पर समझ में आ गया। लेकिन इसका ही एक एग्जाम्पल है जो कोवलेंट बॉन्ड तो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज इससे अलग होती हैं, उसका भी रीजन स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझेंगे। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन, ग्रेफाइट जो एक्सेप्शन है टू दिस प्रॉपर्टी, यानी इस प्रॉपर्टी के साथ ग्रेफाइट जो मैच नहीं करता, यानी ग्रेफाइट की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए ये क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, यानी एक्सेप्शन कैटेगरी में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना ग्रेफाइट में,
ग्रेफाइट के एलोट्रॉप है कार्बन का। तो जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं किसमें, डिफरेंट लेयर्स में, अलग अलग लेयर में जो कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हर कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम is bonded to, each carbon atom is bonded to 3 other कार्बन एटम, यानी हर कार्बन एटम बाकी के अदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। और हमें ये भी पता है कि जो वैलेंसी होती है कार्बन की, वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन हर 3 से जुड़े होने की वजह से उसकी एक वैलेंसी हो जाती है अनसेटिस्फाइड, 1 वैलेंसी रिमेन अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड का मतलब है एक वैलेंसी जो है हर कार्बन एटम की क्या होनी हो रही है, वो सेटिस्फाइड नहीं होती। जबकि डायमंड के केस में ऐसा नहीं होता, 3D स्ट्रक्चर है तो उसमें जो कार्बन होता है वो मतलब एक कार्बन की अगर बात करें तो 4 कार्बन से सराउंड होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री नहीं रहता है जो कि बॉन्डिंग ना करता हो, ठीक है। यानी हर इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है। जबकि यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की स्टडी की गई है ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, सबसे पहली चीज जो है कार्बन की जो एटम्स होते हैं वो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग लेयर्स में, और हर एक कार्बन एटम जो है बाकी 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाता है, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, फ्री टू मूव होता है, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकता है। तो यही एक रीजन होता है ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से करंट कंडक्ट हो जाती है, ठीक। और इसको क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो जैसे मान लो एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, ये आपका एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तीसरी लेयर ये है, तो ये लेयर के बीच में इतना फोर्स नहीं होता है, तो इसका मतलब ये लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं। स्लाइड करने का मतलब है, तो यही एक रीजन होता है, इसको हम लोग लुब्रिकेंट, बेस्ट लुब्रिकेंट के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो भी लेयर है उनके बीच में इतने फोर्सेस होते ही नहीं है, तो आपस में एक दूसरे से वो स्लाइड कर सकती हैं, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पर समझते, तो इसको हम लोग, और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है क्योंकि उसका अरेंजमेंट ही ऐसा है, अरेंजमेंट के ऊपर सबसे सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, जैसा अरेंजमेंट होगा उसी सिमिलर क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहाँ तक जो आपके जितने भी टॉपिक थे हमने सारे डिस्कस कर दिए, यानी क्लासिफिकेशन सॉलिड्स का यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लगा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।